बंधु नमस्कार। मैं नीरज नयन नमस्कार। आज फिर एक बार एक परिचर्चा लेकर आया हूं। बंधु मैं आपको बताऊं, गौरवशाली इतिहास, समृद्ध वर्तमान और समुज्जल भविष्य की परिकल्पना लेकर जीवंत समाज हमेशा से चर्चा करता रहा है। आज उसी चर्चा की कड़ी में मैं पश्चिम चंपारण के विषय पर कल, आज और कल, पश्चिम चंपारण कल, आज और कल यह विषय लेकर आया हूं। हमारे साथ हमारे काफी अनुभवी दिग्गज मेहमान जुड़े हैं, जिनसे हम बारी बारी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों से आपको परिचय कराऊं, अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराऊं। तो मैं आपको परिचय कराता हूं लेफ्टिनेंट जनरल विजय नंदन शाही जी से, जो हमारे बड़े ही आदरणीय सम्मानीय आज मेहमान हैं, जो इस चर्चा में जुड़े हैं। आप पूर्व महानिदेशक चिकित्सा रक्षा मंत्रालय भारत सरकार सेवा दे चुके हैं। हमारे साथ आईएएस श्री गुलरेज हुदा साहब भी हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर। आप विश्व बैंक के सदस्य और बिहार योजना आयोग परिषद में रहे हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने मेहमान अशित नाथ तिवारी जी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवि साहित्यकार हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं श्री अरविंद मोहन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी इस दृश्य से वो अदृश्य हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा में शामिल होंगे। दिखने लगे हैं। अच्छा, तो मैं आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए पश्चिम चंपारण कल, आज और कल इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। पश्चिम चंपारण का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है। जहां हम वाल्मीकि को देखते हैं, वहीं बौद्ध धर्म को लेकर यहां के इतिहास को हम समृद्ध मानते हैं। आज हम उस पश्चिम चंपारण को किस रूप में देख रहे हैं, जिसकी ऐतिहासिक विरासत इतनी अच्छी रही हो, उस पश्चिम चंपारण को आज हम किस रूप में देख रहे हैं, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं अपने वरिष्ठ मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल विजय नंदन शाही जी से। आपको हम आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा। कोई भी ये आपका बड़प्पन है सर जी। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास से शिक्षा लेना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे पश्चिम चंपारण का बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं कुछ शब्दों में इसको कहना चाहता हूं कि कैसा रहा है। पहला कि रामायण जो हमारा महाग्रंथ है, उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने हमारे यहीं से की। लौ कुश जो भगवान राम के दो पुत्र थे, उनकी पैदाइश भी वाल्मीकि नगर में हुई और उनकी शिक्षा दीक्षा, धनुष्वाण की शिक्षा वाल्मीकि ने स्वयं उसी जगह कराई। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सेना था लक्ष्मण लेके आए थे, उसको लौ कुश ने वाल्मीकि नगर में ही हराया था। और जब राम को ये पता चला कि हमारी सेना हार गई है, लक्ष्मण हार गए हैं, तो खुद आए। खुद आने के बाद सीता से उनका वार्तालाप हुआ और सीता कही कि मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगी, और वो धरती में समाविष्ट हो गई, जो कि वाल्मीकि नगर में जो सीता कुंड है वही स्थान है जहां पर कि धरती में विलोप हो गई। तो रामचंद्र का भी यहां आगमन हुआ, सीता का भी यहीं पर धरती में समाना हुआ हमारे वेस्ट चंपारण में। चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जंगल रहा है। ये जंगल से ही धीरे धीरे लोग यहाँ पर आए और बसने लगे।
नहीं तो हमारा चंपारण चारों तरफ से, वेस्ट चंपारण जंगल से घिरा हुआ था, जिसमें मुख्यतः चंपा का पेड़ था, जिसको मैग्नोलिया कहते हैं, बड़ा सुंदर फूल होता है, वो मैग्नोलिया का फॉरेस्ट था। बेंत के जंगल थे, जिससे ये बेतिया शब्द का ये हुआ, उसका बेतिया बना, बेत के जंगल से। बिगेस्ट फॉरेस्ट इन बिहार हमारा वेस्ट चंपारण में। नंद वंश और मौर्य वंश की जो गाथा है वो सब हमारे यहाँ से शुरू हुई। हुडा साहब हैं लौरिया, लौरिया में हमारा नंद वंश का भी किला था। अशोक का जो स्तंभ है वो भारत में एक ऐसा स्तंभ है जो कि कहीं से टूटा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल इंटैक्ट वहां खड़ा है। हमारा कृषि प्रधान देश राज्य रहा, जिला रहा है, कृषि और धान की खेती में बड़ा प्रसिद्ध था। इसकी एक कहावत है कि जहां धन्य देश मझौआ, जहां भात न पूछे कौआ, ये थी वहां की उक्ति कि यहाँ पर भात यानी कि चावल को कौआ भी नहीं पूछता है। एक गजब का देश है मझौआ, जो हमारे वेस्ट चंपारण से नाम से ये प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे महात्मा गांधी बापू जो यहाँ पर आए थे करमचंद गांधी बनकर, और यही नीलहा खेती के अत्याचार से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने जो अपना कर्म भूमि चंपारण को बनाया, उसी से महात्मा गांधी बन गए। अगर चंपारण नहीं होता तो करमचंद केवल एक बैरिस्टर बनके गुजरात चले जाते। नीलहा खेती जो करते थे वो लाखों लाख किसान के साथ वो जुड़े, और जो नीलहा का जो 13% जो खेती में नीलहा को करना होता था, अंग्रेजों ने जो किया था, उससे किसानों को बचाया। और इतनी बड़ी भीड़ मोतिहारी में जमा हुई थी कि जो एसडीएम जो उनका केस सुन रहा था महात्मा गांधी का, 50,000 लोग उस कोर्ट में आए। और जिस कोर्ट में मामला चल रहा था, उस कोर्ट की एक दीवार ढह गई, और ये अंग्रेज घबराकर उनको, महात्मा गांधी को अरेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया, केवल उनको फॉलो अप में रखा। और नीलहा खेती का अंत यहाँ पर हुआ। और गांधी जी, करमचंद गांधी महात्मा गांधी होके लौटे। तो ये हमारे चंपारण की मिट्टी का ये असर हुआ कि उसने एक महात्मा और बापू को बना दिया, जो कि देश के सबसे बड़े हमारे राष्ट्रपिता कहलाए। राजेंद्र बाबू कृपलानी, इस सारे लोगों की कर्म भूमि हमारी वेस्ट चंपारण रहा है। राजेंद्र बाबू कृपलानी ने बहुत काम किया है वेस्ट चंपारण में। सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिहार में हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ। पश्चिम चंपारण, बेतिया, नरकटियागंज, जो रेल लाइन था वो हमारे चंपारण से ही शुरू हुआ और बाद में पूरे बिहार में फैला। हिंदुस्तान का 30% चीनी जो बनता था वो हमारे चंपारण से बनता था, और उसमें भूमिका होती थी वेस्ट चंपारण की, क्योंकि हमारे जानते हैं कि सब जगह चीनी मिल थे। सबसे बड़ा चीनी मिल लौरिया का था, सबसे पहला वो अंग्रेजों ने बनाया लौरिया में। सामाजिक समरसता के लिए हमारा पश्चिम चंपारण प्रसिद्ध है। जब हम छोटे थे, छुट्टियों में घर आते थे, ईद के दौरान आते थे, होली के दौरान आते थे अपने गांव में, तो हमारे जितने हिंदू लोग होते थे वो ईद में सब अपना दूध मुसलमान भाइयों के घर भेजते थे, उनको ईद मनाने के लिए। वॉलंटरी, कोई मुसलमान दूध खरीदता नहीं था। एक गांव का नियम था कि हिंदू सारा दूध उनको बेचेगा, देगा मुफ्त में, तो देते थे। जी। और एक थी
हिंदू का भी जो त्योहार होता था होली, हम मालूम है, हम वहाँ के छोटे बड़े जमींदार भी थे, मुसलमान लोग आते थे हमारे यहाँ हम लोगों को विश करने के लिए, और जो गुलाल होता है उसको हमने देखा है, उसको हम लोग उनको नहीं लगाते थे। वो हमारे पिताजी लोग को वो गुलाल केवल नीचे जमीन पर वो डाल देते थे, हम लोग उनको जो गुलाल देते थे वो दोनों हाथ से अपने हाथ में लेते थे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर वो चले जाते थे। तो ये था सामाजिक समरसता हमारे यहाँ। दंगा नहीं हुआ, हमारे चंपारण ने कभी दंगा नहीं किया। ये बहुत बड़ी हमारी समझिए हमारा ये शक्ति है कि हमने इस समरसता को बरकरार रखा। इसके बाद मैं आपको थोड़ी शिक्षा व्यवस्था में के बारे में कहता हूं। शिक्षा व्यवस्था उस समय, मैं कल की बात कर रहा हूं, इतनी अच्छी थी कि हमारे बेतिया में मिशन स्कूल थे, केआर स्कूल का नाम आपने सुना, जहां से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। गर्ल्स स्कूल था सेंट टेरेसा, मिडिल स्कूल था, ऑफ कोर्स ये रोमन कैथलिक्स चलाते थे, लेकिन उसमें हिंदू भी जाते थे। हिंदुओं के लिए कोई उसमें प्रतिबंध नहीं था, हिंदू भी पढ़ते थे। इनफैक्ट 70% हिंदू होते थे, 20-30% क्रिश्चियन होते थे। सब धर्म के बच्चे वहां पढ़ते थे। अच्छा स्कूल था केआर स्कूल, बिहार का नंबर 1 स्कूल था वो। मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था। बहुत अच्छी आप बता सर, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। इतिहास के बारे में आपने बताया, सामाजिक सौहार्द के बारे में बताया, आपने बताया पश्चिम चंपारण से ही गांधी गांधी बने, मोहन चंद्र करमचंद्र गांधी से बापू गांधी बने, वो उनकी कर्म भूमि रही। आपने यहाँ धान की खेती के बारे में बताया। निश्चित रूप से पश्चिम चंपारण को धान की कटोरी और गन्ने का नैहर कहा जाता है। मैं हुदा साहब से पूछा चाहता हूं, गुल्लोई हुदा साहब के पास आना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि इतना समृद्ध इतिहास हमारा रहा। मीलों का शहर चंपारण को कहा जाता था, जहां चीनी 30% सर ने बताया अभी कि हम देश को देते थे। आज क्यों मित प्राय पड़े हैं हमारे चीनी मिल? क्या दुविधा, क्या बाधाएं आई कि हम इन सब स्थिति के बाद भी पीछे चले गए? औद्योगिक क्रांति जिस स्तर से चंपारण में उभरा था, वह औद्योगिक क्रांति क्यों विलुप्त सा होता गया, क्यों मृत प्राय सा होता गया? हम इस पर आपका विचार जानना चाहते हैं। बड़े अदब के साथ मैं गुलरेज हुदा साहब को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे इस वेबिनार में बुलाने के लिए। इतिहास के बारे में शाहिद जी ने तो बहुत तफसील से सारी बातें की और वाकई बहुत गौरवशाली इतिहास है। पर आपका सवाल था कि गन्ना उद्योग क्यों पतन पे चला गया, तो इसके 2-3 कारण हैं जो मैं समझता हूँ। पहला कारण ये था कि 60 और 70 के दशक में नई चीनी मिल महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत सारी बन गई, और ये जो चीनी क्षेत्र है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, खास करके महाराष्ट्र में, ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहां पे शुगर कोऑपरेटिव्स बन गए और इसी शुगर कोऑपरेटिव से निकल के महाराष्ट्र और कर्नाटक के पॉलिटिशियंस, राजनेता निकलने लगे। इससे ये हुआ कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहां पे गन्ने की खेती इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि पानी वहां नहीं है ज्यादा चंपारण के बनिस्बत, पर क्योंकि उसका राजनीतिकरण हो गया था उस सेक्टर में, उनको सरकार से सहायता मिली, उनके ईल्ड्स जो उत्पाद होता है वो बढ़ा, और गन्ना क्षेत्र एक तरह से उत्तरी बिहार और पूर्वी यूपी से उठ के महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु के तरफ चला गया। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी मिलें थी वो पुरानी थी, ये ज्यादातर प्रथम विश्व युद्ध के जमाने में ये सब निवेश हुआ था, जो लौरिया का भी था या और भी आसपास कनपटिया वगैरह वगैरह, ये सब पुराने मिल थे, उसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ। और जब ये दूसरे जगह मिल बनने लगे
तो इनमें निवेश आना बंद हो गया और धीरे धीरे इनमें खराबियां आती गई। और उसके बाद फिर सरकार की नीति आई कि इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइजेशन के बाद बहुत भ्रष्टाचार आया इन मिलों में और ज्यादातर मिल बंद हो गई। दूसरा कारण ये है कि हमारी जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है गन्ने का, उसको अंग्रेजी में जो यील्ड कहते हैं कि क्या रिकवरी होना चाहिए गन्ने से, उसी से लगता है कि उसी से ये होता है कि गन्ने के मिल में पैसा निकलेगा या प्रॉफिट लाभ होगा या नहीं होगा। तो हमारी प्रजाति हम लोग ठीक नहीं कर पाए और हमारी रिकवरी रेट दूसरे प्रांतों के तुलना में अभी भी कम है। तो अगर हमको, और हम मैं कल के तरफ जा रहा हूं, अगर हमको अपने गन्ना क्षेत्र की आधुनिकीकरण करनी होगी तो हमें दोनों चीजों पे काम करना होगा। एक तो मिलों की आधुनिकीकरण और दूसरा जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है गन्ना का, उसको कैसे हम बेहतर बना पाए। मैं यही रुक जाऊं गन्ने के बारे में, और कोई सवाल दूसरे क्षेत्र में तो मैं हाजिर होऊंगा। फिर मैं फिर आपके पास आता हूं। मैं आना चाहता हूं अरविंद मोहन सर के पास। कहा जाता है कि पश्चिम चंपारण बाढ़ के थपेड़ों से परेशान होता रहा है। शिकरहना में जो नदियों का समूह है वो पश्चिम चंपारण को हमेशा परेशान करता रहा है और यहाँ के किसान बार बार टूटते रहे हैं। इन सबका समाधान क्या हो सकता है? इस दिशा में आज तक क्या हुआ? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी नजर में ऐसा क्या हो सकता है जिससे किसानों को फायदा हो, पश्चिम चंपारण को फायदा हो? फिर मैं दूसरे प्रश्न के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं समझना चाहता हूं कि बाढ़ की विभीषिका से चंपारण को कैसे मुक्ति मिलेगी। अरविंद मोहन सर से हमारा यह प्रश्न था, शायद वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, सुन रहे हैं। मैं ठीक से आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मुझे ये कंफ्यूजन था। मुझे लगा कि आप गुलरे साहब से ही पूछ रहे हैं। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दो तीन चीजों पे बात असल में दो तीन चीजों पे बात करना चाहता हूं। और बाढ़ की समस्या जो है वो हमारे लिए बड़ी है, चंपारण के लिए और पश्चिम चंपारण के लिए खास तौर से। लेकिन हमारी जो भौगोलिक बनावट है चंपारण की, जिस तरह के इलाके में हम हैं, जो हमारा इलाका है हिमालय से, वो हमको बाढ़ से कायदे से समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी समस्या बांधों की वजह से ज़्यादा बढ़ी है। उसके पहले बाढ़ का ये रंग रूप हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो उसके साथ मिट्टी अच्छी आती है, और अच्छी मिट्टी हर बार उपजाऊ हमारे लिए साबित होती है। धान के खेतों में और बाकी सारी इस पे जो मिट्टी अच्छी आती है नई, वो हमारे लिए उपज बढ़ाने वाली होती है। तो इसलिए बाढ़ हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं है। बाढ़ की समस्या हमारे लिए दिक्कत इसलिए हुई है कि नेपाल की तरफ भी पानी के फ्लो में काफ़ी छेड़छाड़ हुई है और हमारे आगे काफ़ी छेड़छाड़ हुई है, जिससे पानी रुकता है और वो हमको परेशानी कर रहा है। मैं दो चीज़ों पे असल में बोलना चाहता हूँ आज की बात में। एक तो ये है कि 40 साल पहले मैं दिल्ली आया पढ़ने के लिए। 40 साल से ऊपर हो गया आज की तारीख में। तो तब यहाँ बिहारी लोग ढूंढना मुझे सचमुच दिक्कत होती थी, और चंपारण के लोग ढूंढना तो सचमुच, हम लोग 8-10 विद्यार्थी बड़ी मुश्किल से 2-3 साल में आए होंगे, जो चंपारण के और पश्चिम चंपारण के खास तौर से KR के पढ़े 3-4 लड़के उसमें थे। तो हम लोग बड़े प्रेम से रहते थे, और इसका कमीज वो पहन लेगा या एक खरीदेगा तो दूसरा। आज के तारीख में इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए हैं और उससे ज्यादा बड़ी संख्या में मजदूर आए हैं। तो मजदूरों का पलायन इन्हीं 40 सालों का, और विद्यार्थियों का पलायन भी, क्योंकि पढ़ाई चौपट हुई है और इकोनॉमी चौपट हुई है। इन दो चीज़ों का ये सिंबल है, तो उसको देखने की जरूरत है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई इधर हाल के दिनों में गांधी के चंपारण मूवमेंट पे है काफ़ी कुछ। तो नील की खेती पे मैंने पढ़ाई लिखाई की काफ़ी, और नील ही नहीं चंपारण की खेती पे की। और नील के पहले से चंपारण में गन्ना होता था काफ़ी, अफीम काफ़ी होता था, नील भी बहुत दिनों से होता था, सोरा का प्रोडक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पे होता था।
बल्कि नील में तो इतने मजदूर रोज लगे हुए थे चंपारण में कि उतना आज के तारीख में मैं कहूँगा बिहार के किसी जिले में इंडस्ट्रियल मजदूर आज भी उतने नहीं है 100 साल पहले जितना नील में चंपारण में मजदूर थे। नील की खेती बहुत शोषक हुई, उससे अंग्रेजी जुल्म और नीलों का जुल्म काफी बढ़ा। गांधी जी आए और उसकी मुक्ति उन्होंने कराई, लेकिन 100 साल बाद अगर आप हिसाब लगाने जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि नील हमारे लिए लाभदायक था या नुकसानदेह था। और जो गन्ना मिल उसकी जगह फिर नए सिरे से आए। पहले जो गन्ना उपजता था उससे यहाँ वो सफेद वाला ये बनता था बूरा, जो क्रिस्टल क्लियर नहीं होने से उसका एक्सपोर्ट होने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वो जल्दी उस सीलन शुरू हो जाती थी। जब ये चीनी आया तो एक्सपोर्ट होने लगा और नील के जगह पे ही मोटे तौर पे चीनी मिल लगे हैं। तो अब के जो चीनी मिल थे, अब थे ही कहना चाहिए, वो बेसिकली नील का रिप्लेसमेंट थे। लेकिन अब ये भी चूक गए हैं हर तरह से। उत्तर प्रदेश में चीनी बहुत होने लगा, महाराष्ट्र में होने लगा, कर्नाटक में होने लगा, जिसका जिक्र गुलजेर साहब कर रहे थे। तो अब हमारे चीनी मिल लगे हैं और फिर नए सिरे से कुछ कर पाएंगे, इसमें मुझे अब संदेह है। एक तो सरकारें इतने ताकत वाली नहीं है, इतनी कल्पनाशील नहीं है, और दूसरा ये है कि दुनिया भी बहुत बदली है। तो मैं अपने ओर से ये प्रस्ताव चाहता हूं कि हम सब लोग इस डिस्कशन के माध्यम से ये प्रस्ताव रखें कि नील की खेती चंपारण में फिर से शुरू हो। और उसकी वजह यह है कि दुनिया में नील की खेती के लिए चंपारण की जमीन और जलवायु को सबसे उपयुक्त उस समय माना जाता था। सारी दुनिया में चंपारण के नील के जो ब्रांड थे उनकी सबसे ज्यादा इज्जत थी। आज की तारीख में सारी दुनिया में फिर वापस नेचुरल नील आने लगा है। तब नील के मरने की एक वजह ये भी थी कि केमिकल डाई आ गए। पहले नील से ही सारे रंग बनते थे, तो जब केमिकल डाई आए तो नील की खेती अपने आप भी मरने लगी सारी दुनिया में। जर्मनी ने उसका आविष्कार किया और नील मरा। आज के तारीख में सारी दुनिया में नेचुरल नील की डिमांड बढ़ी है, खास तौर से जब से जीन्स पहनने का और जीन्स का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, तब से नेचुरल नील की मांग सारी दुनिया में बढ़ी है। उसका रेट बहुत बढ़िया मिल रहा है और हिंदुस्तान के कई इलाकों में भी नील की खेती फिर नए सिरे से शुरू हुई है। तो अगर चंपारण की जमीन, चंपारण के जलवायु नील के उपयुक्त है तो नील की खेती होनी चाहिए, क्योंकि चंपारण में धान बहुत होता है, गेहूं बहुत होता है, गन्ना बहुत होता है। चंपारण इतिहास के हर दौर में सरप्लस प्रोड्यूस करता है, अपने खाने से ज्यादा अनाज प्रोड्यूस करता है। तो वहां के किसानों को कुछ कैश क्रॉप की जरूरत है। और बार बार ये जो अफीम की खेती, जीरा की खेती, हल्दी की खेती, ये सब चीजें आती रही हैं। तो अब अगर नील हमारे लिए एक विकल्प हो सकता है तो सरकार को और चंपारण के किसानों को और चंपारण के लोगों को वापस नील पे जाना चाहिए। तो ये दोनों तीनों चीजों का समाधान करेगा। खेती का भी की समस्या भी सुलझाएगा, इकोनॉमी की समस्या सुलझाएगा, माइग्रेशन की समस्या सुलझाएगा। और अगर पैसा किसानों के और लोकल लोगों के हाथ में होगा तो शिक्षा की जो व्यवस्था एकदम चरमरा के गिर गई है, इवन प्राइवेट भी सारे स्कूल चौपट हो गए हैं, उन सब में सुधार की गुंजाइश होगी। तो चंपारण की खेती को बदलने की जरूरत है। नील एक ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन नहीं है, नील एक ऑप्शन हो सकता है और हमको उस पे उस मांग को उठाना चाहिए और इस सवाल को थोड़े नए तरह से चर्चा में ले आना चाहिए कि क्या नील चंपारण का जो सबसे बढ़िया होता है और हो सकता है वो चंपारण का उदाहरक बनेगा। आपके तरफ से सुझाव आए हैं सर। मैं वरिष्ठ पत्रकार अच्युत नाथ तिवारी जी की तरफ आना चाहता हूं। जिस तरह आपने सर बताया कि शिक्षा के लिए पलायन हुआ है, रोजगार के लिए पलायन हुआ है, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं पश्चिम चंपारण में थारू जनजाति के लोग रहते हैं, वहां शिक्षा की एक नई ज्योति जगी है और इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, सकारात्मक काम हुए हैं, मील का पत्थर साबित हुआ है। उस दिशा में कुछ और भी नया करने की जरूरत है, वहां से प्रेरणा लेने की भी जरूरत है। अच्युत नाथ तिवारी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इन बातों में सच्चाई है? थारू जनजाति ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाया है, क्या इसमें सच्चाई है? क्या देश को अन्य जनजाति क्षेत्रों में इससे प्रेरणा लेनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज नयन जी। और सबसे पहले मैं अरविंद मोहन जी को प्रणाम करूंगा उनके श्री चरणों में। बाकी लोगों से पहले से संवाद हो चुका था इस कार्यक्रम में, ये देर से जुड़े।
और चंपारण को, सत्याग्रह आंदोलन को, गांधी जी की भूमिका को, इन सबको समझने में इनकी लिखी किताबों का बहुत योगदान है। अरविंद मोहन जी की 6 या 7 किताबें तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है इनके सानिध्य से। इनके श्री चरणों में प्रणाम। नीरज नयन जी ने शिक्षा की बात की, शिक्षा, रोजगार, थारू जनजाति। नीरज नयन जी, बचपन से मैंने अपने गांव में देखा, जो मेरे पूर्वजों का बनवाया ही हाई स्कूल है, उसमें शिक्षकों की कमी रही, वो सरकारी हो चुका है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन हुआ, तो इस दौरान मुझे फिर गांव में कुछ वक्त तक रहने का मौका मिला, तो मुझे पता चला कि वहाँ गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक कई सालों से नहीं है। आप सोचिए क्या स्थिति है स्कूलों की, वहां नहीं है शिक्षक। अरविंद मोहन जी जिस इलाके से आते हैं, इनके गांव से कुछ दूरी पर ही रामगढ़वा एक जगह है, वहां एक हाई स्कूल है, उसके फाउंडर हेडमास्टर मेरे दादाजी हुआ करते थे। कभी बड़ा नाम हुआ करता था रामगढ़वा हाई स्कूल का। उसकी भी हालत वही है कि स्कूल में गिनती के कुछ टीचर बचे हैं, और एक टीचर है वही जो कंप्यूटर के टीचर है, वहां क्लर्क का काम भी देख रहे हैं, क्योंकि कोई क्लर्क नहीं है। तो शिक्षा की जो हालत मैंने वहां 30 साल पहले देखी थी, तकरीबन वही हालत अगर आज भी देख रहा हूं, तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि चंपारण में शिक्षा की स्थिति, सरकारी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हुई है। तो जाहिर सी बात है, सरकारी शिक्षा की स्थिति खराब होगी तो निजी स्कूल चमकेंगे। वो चमके हैं, खूब चमके हैं। हेल्थ सेक्टर का हाल, तब के एमजेके अस्पताल की जो बदहाली थी, आज एमजेके अस्पताल की वही बदहाली है। रुई सुई दवाई कुछ भी अस्पताल में नहीं है। डॉक्टर साहब बाहर कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते आपको मिल जाएंगे, अस्पताल में उनकी ड्यूटी होती है, वो वहां नहीं मिलेंगे। तो हेल्थ सेक्टर का भी हाल बुरा है। अब बात आती है, आपने सवाल पूछा थारू जनजाति का। थारू जनजाति को लेकर अलग अलग कई तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो थार मरुस्थल से आए इसलिए थारू कहलाए। कुछ लोगों का मानना है कि वो राणा सांगा के सैनिक थे, वो वहां आए। अलग अलग कई तरह के किस्से हैं। स्पष्ट जानकारी अभी किसी के पास नहीं है कि वाल्मीकि नगर मदनपुर के इलाके में ये थारू आए कहां से। लेकिन ये थारू संघर्ष करते हैं साहब। इन थारुओं ने बड़ी दुर्दशा झेली है, बड़ी गरीबी देखी है, बड़े ईमानदार और बड़े सच्चे होते हैं और बड़ी मेहनती होते हैं। तो जो लेबर ये पहले किया करते थे जमींदारों के खेतों में या ठेकेदारों के लिए पहाड़ तोड़ने में, अब ये बात देखने में आ रही है। नीरज नयन जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अब ये लेबर दिख रहा है, अब ये मेहनत दिख रही है पढ़ाई में। जो ये युवा पीढ़ी है, थारू जनजाति की जो नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने वाकई बड़ी मेहनत की है पढ़ने लिखने में। भूखे पेट पढ़ते हैं ये लोग, कई को साइकिल चला के चले जाते हैं पढ़ने। आप पटना में देखिएगा तो थारू जनजाति के लोग आपको मिल जाएंगे। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, लेकिन इनके गांव इलाके का कोई समृद्ध थारू जो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा हो गया है, वहाँ एक डॉक्टर काफी अच्छे हैं, आप जानते होंगे। उनके यहाँ नेपाल से भी पेशेंट आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी पेशेंट आते हैं उनके यहाँ। डॉक्टर साहब जानते होंगे, बीएन साई जी उनको जानते हैं, राय जी एक डॉक्टर हैं, और वो काफी मदद करते हैं थारू बच्चों को पढ़ाने लिखाने। जी असित नाथ जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहता हूं अपने सम्मानित अतिथि विजय नंदन शाही जी से। आप हमको सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन रहा हूँ। थारू जनजाति की बात हो रही थी। मैनाटार नाम की एक जगह है जहां उन लोगों ने काफी मेहनत किया है शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए तो ये विश्व फलक पर अपनी पहचान बना सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या इस तरह की बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच है। अगर शिक्षा हो, ट्रेनिंग हो, तो ये लोग काफी
समृद्ध हो सकते हैं, हर क्षेत्र में ये अपना नाम कर सकते हैं। मैं केवल 3 चीजें कहना चाहता हूं कि बिहार में जो हेल्थ की व्यवस्था है बहुत जरूरी है। हेल्थ हमारी मूलभूत अधिकार है, उसकी बड़ी लचर हालत है। इसीलिए एक जमाने में हमारा एमजे हॉस्पिटल बिहार का सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, और हमें याद है कि हर छोटे ब्लॉक में छोटे छोटे डिस्पेंसरी होते थे जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर होते थे। वो हमेशा दिन रात उस डिस्पेंसरी में रहते थे, और जो कंपाउंडर होते वो दिन भर साइकिल चला के गांव में लोगों को जो कुछ भी उस समय ट्रीटमेंट उपलब्ध होता उसको कराते थे। तो जो हमारे हेल्थ सेक्टर का बिल्कुल सर्वनाश हो गया है। हमारे हेल्थ सेक्टर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, अच्छे डॉक्टर नहीं आए। हमारा मेडिकल कॉलेज जो हिंदुस्तान का 9th क्लास में था, ग्रेड में, PMCH, वो आज कहीं स्थान नहीं है। 2-3 दफे तो इसकी जो डिग्री थी वो डीरिकॉग्नाइज हो गई। तो हमारा ये जो स्वास्थ्य सेक्टर बहुत खराब है। आज क्यों 3 इंडस्ट्री बिहार में पनप रही है? हेल्थ इंडस्ट्री, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और ये बने हैं कोई समाज की सेवा करने के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा कारण है पैसे अर्न करने के लिए, क्योंकि और जगह कहीं वो जा नहीं सकता है। और दूसरा सेक्टर जो बहुत डेवलप किया है वो है शिक्षा। शिक्षा में बड़े बड़े स्कूल बन गए, काफी कैपिटेशन फी लेके बच्चे वहां जाते हैं, ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी बिल्कुल खराब है। बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर बिल्कुल खराब है। हम आपसे माफी चाहते हैं। मैं अपने क्लिनिक जब जाता हूं तो हेडमास्टर आते हैं, बहुत सारे हमारे पास आते हैं, पेशेंट बन के आते हैं, वैसे भी आते हैं। उनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आप क्या हैं? तो हम मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं। हम के क्या हैं? तो मैं हेडमास्टर हूं। हम के हेडमास्टर लिखिए तो जरा अंग्रेजी में, वो नहीं लिख सकते। हम कह ऐसा करिए, प्रधान अध्यापक तो लिख दीजिए। वो प्रधान अध्यापक में, मैं सच बोलता हूं कि वो नहीं लिख पाते हैं। तो जब ये लोग ही नहीं कुछ जानते हैं तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हम लोग कॉलेज में जाते थे, साइंस कॉलेज में थे, 5 मिनट भी कोई लेक्चर देरी करके कोई लेक्चरर नहीं आता था। जाते थे और पढ़ाई शुरू हो जाती थी, 40 मिनट का पीरियड होता था। बेतिया हॉस्पिटल, बेतिया जो कॉलेज है, उसमें हम प्रिंसिपल को बुला के पूछा कि भाई आपके यहाँ जो क्लासरूम है उसमें लोग आते हैं? बोला नहीं साहब, कोई प्रोफेसर जाता ही नहीं है। हम कहते फिर क्या होता है? लोग सारे प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, और हमारे यहाँ प्रोफेसर की कमी है। और तीसरा उद्योग जो पनप रहा है वो हम देख रहे हैं, होटल का, खाने का होटल और रहने का होटल। जी। ये देखिएगा, आप जहां जाइएगा देखिएगा इसमें होटल बना हुआ है। बेतिया में कम से कम 80 होटल बन गए लोगों को आने के लिए, रहने के लिए। वही लोग जो जाते हैं थोड़े बड़े बिजनेस करने के लिए जाते हैं, वो ये करते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री रही है, बताइए, आज हम मॉल की बात करते हैं। मॉल, मैं कहता हूं हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया मॉल तो मीना बाजार था बेतिया में, जहां एक सुई से लेके, सब्जी से लेके, फल से लेके, दवा से लेके, कपड़ा से लेके, आप एक जगह सब कुछ खरीद सकते थे। आज मॉल बना है गुड़गांव में और दिल्ली में और बॉम्बे में। मॉल तो हमारे पश्चिम चंपारण में था, मीना बाजार, उसको लोगों ने ठीक नहीं किया। तो हमारी सब कुछ थी, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। हमारे ही सबसे ज्यादा IAS, IPS, डॉक्टर्स, IIT हमारे बिहार से जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पढ़ के जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, किरोड़ीमल में पढ़ते हैं, और जगह पढ़ते हैं। हमारे यहाँ से सब पलायन हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत खराब है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे जरूरी है शिक्षा का स्तर बनाना, हेल्थ के स्तर को सुधारना, लोगों को रोजगार देना। रोजगार देने के लिए आपने कहा, अरविंद मोहन जी ने, कि नील की खेती, इसके विषय में बहुत व्यापक चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन और जो चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं, जैसे मछली पालन है, गोटरी है, मिल्क प्रोडक्शन है, बिहार में बहुत कुछ हो सकता है।
आज हम एक हमारा स्टूडेंट आया था जो उसके पिताजी मेरे साथ थे, उसका बेटा आईआईटी दिल्ली में 2nd ईयर में है। उसने सैनिटरी पैड बनाया है, सैनिटरी पैड जो औरतों को चाहिए और जिसके वजह से बहुत सारी पेल्विक बीमारी होती है, स्त्रियों को बीमारी हो जाती है क्योंकि वो गंदा कपड़ा का यूज करती हैं। वो सैनिटरी पैड बना रहा है किस चीज से? केले के छिलके से। केला जो कटता है, एक दफे केला फ्रूट हो जाता है उसके बाद तो खत्म हो जाता है, उसका जो पेड़ कटता है उसके फाइबर से वो सैनिटरी पैड बना रहा है, जिसको कि आप 100 दफे धुल भी सकते हैं। वो इन्फेक्शन उसमें नहीं होता। उसको किस तरह से उसको बॉईल भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। 1 रुपए में वो बना रहा है। और मैंने उसको इनवाइट किया है कि जब ये सारा कोरोना का खत्म हो जाए तो बेतिया आए, और हम शिक्षा देना चाहते हैं कि सैनिटरी पैड का औरतें गांव-गांव में बने और लोगों को हम लोग दें। फिशरी हम डेवलप करें। आप कोई कह रहा था कि नो चंपारण मीट, गोटरी, गोट वहां से करके उसको हम आगे बढ़ाएं, केवल पटना तक सीमित नहीं रखें। हम पूरे हिंदुस्तान में चंपारण मीट को बढ़ाएं और इसको एक्सपोर्ट करें। ये सब हो सकता है, दिल्ली क्योंकि मुंबई तक इंडस्ट्री तो पहुंच हमारे गए यहाँ हैं सर। गदब है जी। जी हाँ, दिल्ली क्योंकि मुंबई तक हमारी चंपारण मीट पहुंच गया है सर। इंडस्ट्री में अब हमको वहां पर कहिएगा कि कोई बड़ा इंडस्ट्री लगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, नहीं होगा, उसकी उम्मीद नहीं है कि जी। उसकी एकदम नहीं है। इसे कृषि बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हमारे यहाँ बने, वो सफलीभूत होगा। हम जी इसी सर, सब में परिचर्चा में एक बात जो बार बार उठकर आ रही है, सभी लोगों ने इस बात में सहमति जताई है कि शिक्षा के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पलायन। हम छोटी सी छोटी बीमारी के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं, एम्स जाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए पलायन बिहार के हर हिस्से से होता रहता है। वही हाल आज हम चंपारण का देख रहे हैं। चंपारण के मजदूर, जहां मिलों की बड़ी संख्या थी, वहां के मजदूर भी अब बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। यह दुखद है। यहाँ के शिक्षा स्तर को आपने बताया पहले बेहतर था, यहाँ से बहुत सारे छात्र बाहर पढ़ने को जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यह दर्द सभी लोगों के पास है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बड़ा ही समृद्ध इतिहास चंपारण का रहा है। बौद्ध धरोहर के रूप में चंपारण का एक अपना मानक रहा है, लेकिन आज पर्यटन के क्षेत्र को भी विकास देने की जरूरत है। बौद्ध जो हमारे स्तूप हैं, जो हमारे इतिहास के सबूत हैं, उनके रख रखाव आज सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वह लौरिया, नंदगढ़ की बात हो। हम अरविंद मोहन सर के पास आना चाहते हैं, जिनका काफी अनुभव रहा है। वो क्या चाहते हैं कि हमारा इतिहास फिर से समृद्ध हो, उसे संरक्षित किया जाए, पर्यटन की अच्छी व्यवस्था हो। इस दिशा में आप क्या चाहते हैं अरविंद मोहन सर? मैं चंपारण में गांधी आए थे तो शिक्षा एक बड़ी समस्या थी और 2 स्कूल तब सिर्फ चल रहे थे। तो उन्होंने स्कूलों की कोशिश की, लेकिन थोड़े दिन में उनको ये बात समझ में आई कि सिर्फ स्कूल वाली ये व्यवस्था शिक्षा की पर्याप्त नहीं है। तो उन्होंने फिर बाकी जो भी शिक्षा की चीज़ें थी उसको माना, जैसे संस्कृत स्कूल या मदरसा एजुकेशन, ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ पहले से थी और काफ़ी बड़ी संख्या में थी, कम नहीं थी। तो उससे साक्षरता की और बाकी चीज़ों की। जो हमारे सेंटर आप गिना रहे हैं, लौरिया का हो या नंदनगढ़ लौरिया और बाकी, अभी बल्कि एक कहीं खबर में पढ़ रहा था कि वो दरार दिख रही है उस में पड़े पड़े। तो वो रख रखाव तो बहुत जरूरी है उन चीज़ों का रखना। लेकिन ये सेंटर सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ किसी ने कुछ बनवा दिया। ये सारे सेंटर असल में ज्ञान के केंद्र हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की बहुत लंबी परंपरा है और परंपरा इसलिए भी है कि ज्ञान का आदर होना समाज में था। समाज में बाकी चीज़ों की गिनती से ज़्यादा ज्ञान की गिनती थी हमारे यहाँ। तो वो आदर की परंपरा अगर नहीं बनेगी
और अभी भी मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ इतनी बदहाली शिक्षा की है, इतने शिक्षकों की है, इसके बावजूद हमारा समाज एक शिक्षक की का आदर ज्यादा करता है किसी पैसे वाले की तुलना में। अभी भी अगर कोई सामने से शिक्षक आ रहा हो पैदल तो गाड़ी रोक के, इसी बेतिया में आप देखेंगे बड़े आराम से कि लोग गाड़ी रोक के रिक्शा से उतर के उनको प्रणाम कर रहे हैं और तब आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्ञान की परंपरा का आदर करें, ये असल में हमको हमारे उससे आ रहा है, हमारे जो इतिहास है उससे आ रहा है। और ज्ञान की परंपरा बेतिया की और चंपारण की इतनी है जिसकी गिनती मुश्किल है। जैसे संगीत का बेतिया घराना जो है, जिसकी चर्चा आज के तारीख में कोई नहीं करता, बेतिया में ध्रुपद गाने की जो चारों बानियां हैं, वो चारों बानियां गाने की परंपरा रही है। बेतिया महाराज आनंद देव जी ने खुद से 400 से ज्यादा संगीत की रचनाएं की हैं, वो किताब अभी भी बेतिया में है। और मुगल दरबार से संगीतज्ञों का आना जाना, गवैयों का आना जाना चलता था, तो ये लेवल वही था, लेकिन उसकी अपने यहाँ इज्जत थी। ज्ञान की जो दूसरी धाराएं हैं उन सब की इज्जत थी, बेतिया महाराज भी करते थे और बेतिया महाराज ने वैसे लोगों को वहां जुटाया था और समाज भी करता था। तो सिर्फ ये देखना, अब जैसे मीना बाजार बेतिया महाराज ने बसाया, वो उसकी वजह ये थी कि वो बड़ा शहर हम सब गिनते हैं, या कलेक्टर का दफ्तर मोतिहारी था, लेकिन शहर बड़ा बेतिया ही था, क्योंकि बेतिया को व्यवस्थित ढंग से महाराजा ने बसाया और दुनिया भर से व्यापारी बुलाए, दुनिया भर से मैं कह रहा हूँ। जो क्रिश्चियन मिशन बिहार में सबसे पहले बने 3, वो चखनी, चनपटिया और चोड़ी में बने। ये सब चीजें उस समय ज्ञान और वो इलाज से आए, बेसिकली वो धर्म प्रचार के लिए नहीं आए थे, उनको इलाज का ऐसा इल्म था जिसके चलते उनको बुलाया गया। तो हमारी परंपरा असल में ज्ञान के आदर की है, हम उस परंपरा पे भी वापस जाएं। हमको आर्थिक दिक्कत किसी समय नहीं था, क्योंकि हमारी जमीन ऐसी है, हमारी जलवायु ऐसी है कि हम सरप्लस प्रोड्यूस करते रहे हैं। अब ये है कि आज की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की जो हालत हुई है, उसमें उतने सरप्लस से या धान गेहूं के सरप्लस से काम नहीं चलता, वो दूसरी चीजों पे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन असली ताकत हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा का आदर है। और ये भी जो भी सेंटर हम गिन रहे हैं, वो सारे सेंटर मूल रूप से आप देखेंगे तो वो आपको वही दिखाई देंगे। तो कायदे से अगर हमको डेवलप करना है तो ये डेवलप कर जी, निश्चित रूप से सर, ये चंपारण ज्ञान की धरती है। यहाँ के जो लोग, विद्वत लोग हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से समाज को कुछ दिया है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, कुछ ही दिनों पहले की बात है, राजनीति में जिस तरह से चंद्रमोहन राय ने स्वास्थ्य विभाग को संभाला था, एक नया चमत्कार बिहार में दिखता हुआ लोगों को प्रतीत हुआ था। आज उस तरह के प्रतिभा, उस तरह के राजनीतिक व्यक्तित्व मैं समझता हूं आने चाहिए, जिन्होंने कम ही दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी सुधारा था। आज के युवा भी चंपारण का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। हम प्रकाश झा को लेकर देखते हैं, हम मनोज बाजपेयी को देखते हैं, हम साहित्यकारों में नेपाली को देखते हैं। तो बड़ा समृद्धशाली हमारा इतिहास और वर्तमान, लेकिन भविष्य कैसे समरे, भविष्य कैसे अच्छा हो, आपके क्या विचार हैं, मैं जानना चाहता हूं आपके शब्दों में गुलरेज वदा साहब से कि पश्चिम चंपारण को और चमकाना है तो हमें और क्या करना होगा। जी, भविष्य की बात करना बहुत जरूरी है, और जो बातें हुई शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, तो ये तो जग जाहिर है कि इनकी लचर हालत है। पर मैं यही कहूंगा कि ये कोई पश्चिम चंपारण की विशेषता नहीं है बिहार में। आप बिहार में कहीं भी चले जाइए तो शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही लचर हालत है, और इसको बिना ठीक किए हुए ना तो चंपारण और ना बिहार विकसित हो सकता है। तो इसको मैं अलग रख देता हूँ। आगे देखते हुए 2-3 बिंदु हैं जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान रेखांकित करूं। एक है कृषि बनाम उद्योगीकरण। हमारे बिहार में करीब 50% जो रोजगार है या जो एम्प्लॉयमेंट है कृषि में है, और ये छोटे छोटे किसान हैं। अगर कुछ जो पुराने स्टेट्स है उनको छोड़ दीजिए,
जो पश्चिम चंपारण में अभी भी हैं, तो ज्यादातर हमारे किसान छोटे किसान और 50% आबादी उस पर निर्भर है। और जीडीपी में इन लोग का उत्पाद जो कृषि का देखिएगा, चंपारण में हो या बिहार में, करीब 20% है। मतलब समानता नहीं है दोनों में। तो अगर रोजगार बढ़ाना है तो आपको कृषि में रोजगार बढ़ाने में बहुत मुश्किल है, और वो जगह नहीं है रोजगार बढ़ाने की। हाँ, कृषि आधारित उद्योगों में है पर कृषि में नहीं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि जो शहर होते हैं, और हम शहरों की कम बात करते हैं क्योंकि एक समझिए एक नजरिया बनाया जाता है कि गांव की फिजा अच्छी है, यहाँ खुशहाली है, यहाँ पे लोग सब मिल के रहते हैं, सब सही बात है। पर आज की गांव की जिंदगी बहुत कठिन और कठोर हो गई है। बच्चों को पढ़ाना हो या अस्पताल जाना हो या नौकरी हो, तो इसलिए हम लोग को शहरीकरण के बारे में भी बात करना चाहिए। और शहरीकरण के लिए इसलिए भी बात करनी चाहिए क्योंकि शहरीकरण विकास के ऊर्जा देती है। आप बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि शहरों में विकास ग्रामीण क्षेत्रों के बनिस्बत ज्यादा तेजी से आता है। तो मैं दूसरा पॉइंट यही कहूंगा कि जो हमारे शहर है पश्चिम चंपारण में, बेतिया हो, नरकटियागंज हो, बघा, जो 3 अनुमंडलीय शहर है, इनको खास ध्यान देके हम लोगों को उनको ऐसे बनाना चाहिए कि जो सेवा क्षेत्र में निवेश हो रहा है, अस्पताल हो या पर्यटन हो या शिक्षा हो, लोग आके इन शहरों में रहना पसंद करें या रह के काम करना पसंद करें, ना कि सब लोग दिल्ली या गुड़गांव चले जाएं। जब तक ये नहीं कीजिएगा तो शिक्षा केंद्र दिल्ली में बनेगा, यहाँ कीजिएगा तो शिक्षा केंद्र बेतिया में बनेगा। तीसरी चीज जो हम लोगों को सोचनी चाहिए कि जो भौगोलिक जो स्थिति है चंपारण, पश्चिम चंपारण की, इसमें भी कुछ फायदे हैं। हम लोग पटना से बहुत दूर हैं, एक छोर पे हैं, पर हम लखनऊ से बहुत नजदीक है। और अगर मैं सोचता हूं, जब पश्चिम चंपारण को देखता हूं कि हमारे आर्थिक भविष्य बिहार से नहीं जुड़ा हुआ है, बनिस्बत यूपी से जुड़ा हुआ है, तो कैसे हम बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बढ़ाएं कि हर 50 किलोमीटर पे आप गंडक नदी पे एक पुल बना दीजिए, हम लखनऊ 3.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। और अगर लखनऊ से आप जुड़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ जाते हैं, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपको एक नया बाजार मिलेगा, एक नया मार्केट मिलेगा। तो शहरीकरण हो या उत्तर प्रदेश या लखनऊ से जुड़ने की बात हो या पर्यटन की बात हो, इन सब क्षेत्रों में हम समझते हैं कि रोजगार सृजन किया जा सकता है। आखिरी पॉइंट में कहूंगा बाढ़ के संदर्भ में कि जो हमारी डिप्लोमेटिक नीति होती है वो दिल्ली से चलाई जाती है, और नेपाल में जो होता है उसका भुगतते हैं हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं। तो बाढ़ का अगर समाधान करना है, बिना नेपाल से बातचीत किए हुए या उनके कोऑपरेशन के बगैर आप बाढ़ पे नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। मेरा कहना है कि बिहार के लोगों को, उत्तरी बिहार के लोगों को, खास करके हमारे जैसे जिलों को, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, जो नेपाल से क्या नीति होनी चाहिए, मैं समझता हूं हम लोग की भी आवाज उसमें रहनी चाहिए। मैं यही रुक जाता हूं। बिल्कुल सर, मैं आता हूं असितनाथ तिवारी सर के पास। चंपारण की चहुमुखी विकास के लिए आपके मन में क्या क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, चहुमुखी विकास का क्या मतलब? विकास का मतलब पिछले कुछ दिनों में बिहार को समझाया गया है चौड़ी सड़कें और पटना नालंदा में फ्लाईओवर भी आपको हर जिले में नहीं मिल जाएंगे। पटना और नालंदा में फ्लाईओवर और कुछ जगहों पर चौड़ी सड़कें। दरअसल विकास की ये जो सोच है ना, ये पूरे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं बहुत खतरनाक बता रहा हूँ। और क्यों खतरनाक बता रहा हूँ? विकास का मतलब क्या है? बौद्धिक विकास। आप सोचिए
आपके स्कूलों में टीचर नहीं है तो बौद्धिक विकास कहाँ से होगा? पढ़ने का अधिकार क्या सिर्फ उन्हीं को है जिनके एक तनख्वाह है और वो अपने बच्चों को पढ़ा ले, या जिनकी बड़ी दुकान है? हर किसी के माँ बाप तो भाई इतने पैसे छोड़ के गए नहीं कि 25-50 लाख की दुकान खोल लें और बच्चे को हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें, या सबके पास नौकरी है नहीं। तो जिनके पास नहीं उनके बच्चे कहाँ पढ़े? तो वो जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अब वहां मैं सोचता हूं कि भाई एक स्कूल में पता चला कि 12 साल से मैथ और फिजिक्स का टीचर नहीं है। 12 साल में लड़का 16 साल से नहीं है, और 12 साल में लड़का पहली से 12th कर जाता है। पहली से 12th तक जिस आदमी ने मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री का टीचर ही नहीं देखा, अब क्या उम्मीद करते हैं भाई? ये जो कमी उसके जीवन में आ गई, इसकी भरपाई कोई कर पाएगा क्या? चहुमुखी विकास का मतलब ये है, ये नहीं हो रहा है। बड़ा खतरनाक है ये, आप समझिए चीजों को। ये बहुत ही खतरनाक है कि 2000, 5000, 10,000 जैसी राशि के अभाव में किसी बाप के सामने उसका बच्चा मर जा रहा है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टरों में खर्च करने के लिए, और सरकारी स्कूलों में रुई सुई दवाई नहीं है और वो नहीं इंतजाम कर पा रहा है। तो जब हम चहुमुखी विकास की बात करेंगे, देखिए बाढ़ एक समस्या है तो समस्या का समाधान है, लेकिन अगर हमारी जो हुकूमतें हैं, सरकार ही हमारे लिए समस्या है और हम जातिवाद, संप्रदायवाद और बाकी चीजों में बटे हैं, तो इस समस्या का समाधान नहीं। चहुमुखी विकास का मतलब सिर्फ सड़कें नहीं है। चहुमुखी विकास का मतलब मैं ये समझता हूं कि मेरे गांव के दक्षिण टोले का वो बच्चा जब मैं गांव जाऊं तो मुझसे जब मिले तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता मिले, और वो भी मुझे ये बता सके कि भाई हमारे हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये कैसा है, या गांधीवाद क्या है, या लोहियावाद क्या है, या संघवाद ही क्या है। इसकी समझ उसमें हो। अगर इसकी समझ उसमें नहीं है तो मैं सड़कों के विकास को चहुमुखी विकास नहीं मानता। खेतों में नहरें नहीं है, पक्की सड़कें हमारे शहरों में दिख रही हैं। आजकल चौड़ीकरण सड़कों का करके बताया जाता है कि हम विकास कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी एक विकास है। गाड़ियां चलाइए, ट्रेन चलाइए, ये भी विकास है। लेकिन हमारे स्कूलों को आपने ध्वस्त कर दिया, कॉलेजों को ध्वस्त कर दिया, अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया। मतलब क्या स्थिति बना के आपने रख दी? तो ऐसे अच्छा, नहरों का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिए गंडक नहर, गंडक प्रोजेक्ट और तिरहुत कैनाल हम सब जानते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो आहर और पैन पहले हुआ करते थे, आहर पैन छोटे छोटे नालों की तरह जो खेतों तक पानी पहुंचाते थे, वो सब जगह खत्म है। आहर और पैन खत्म हो गए तो खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो किसान को वो किसानी छोड़ के भाग रहा है शहर में मजदूरी करने। तो चहुमुखी विकास की बात हम नहीं कर सकते। चहुमुखी विकास का मतलब यह है कि भाई खेतों तक पानी पहुंचे, दक्षिण टोले का जो हमारा वो बच्चा है वो भी अच्छी पढ़ाई करे। उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो अच्छी पढ़ाई करे, क्योंकि हम और आप साबुन, दवाई, तेल, मसाला हर चीज खरीदने में इस सरकार को टैक्स देते हैं। आखिरी सांस हो, मैं अभी बीमार पड़ जाऊं और आखिरी सांस से पहले भी कोई दवाई मैं खरीदूंगा तो मैं डॉक्टर को, मैं सरकार को उसमें टैक्स दूंगा। तो हमारे उस टैक्स के पैसे से हमारे दक्षिण टोले का बच्चा तो पढ़े, उसका इलाज तो हो। तो जब तक हम इन मुद्दों पर डिबेट नहीं शुरू कर देंगे, इस पर बहस नहीं खड़ी कर लेंगे, हम चहुमुखी विकास एक बड़ा ही अच्छा शब्द है, बस ये बढ़िया बढ़िया शब्द बोल 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 के खुश होते रहेंगे। विकास विकास कुछ होगा नहीं। सिर्फ सड़कों का बन जाना और पटना में फ्लाईओवर्स का बन जाना विकास नहीं है। विकास के नाम पर धोखा है, सीधी सी बात है। नयन जी। बहुत खूब लगता है। हाँ आसिफ जी, आप ही अच्छे हैं। आप ही अच्छे हैं। अब आप ही शुरू कर दीजिए एंकरिंग। हाँ, नयन जी का लगता है कि वो इंटरनेट की समस्या तो है ही। अमित जी आइए भाई, प्रकट होइए। आशीष सर, नेटवर्क थोड़ा सा चला गया है। प्रकट हो। हाँ सर, आ गए हैं सर। हाँ, नेटवर्क चला गया है। 10 से ज्यादा हो गए अमित जी, हमें लगता है कि अब वाइंड अप लेना चाहिए। हाँ, बस नीरज जी आ जाएं तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, समेटिए। आप ही समेटिए। परिचर्चा इतना अच्छा रहा। आप समेटिए अब 10 से। परिचर्चा बहुत अच्छा रहा। इसमें अच्छा, परिचर्चा अच्छी रही, लेकिन सर इसमें एक सवाल रह गया। हाँ बोलिए। लेफ्टिनेंट शाहिद सर से जानना चाह रहे थे कि इसमें
मतलब वर्तमान समय में सांस्कृतिक क्या है वहां पे धरोहर पश्चिमी चंपारण में, इसी के संबंध पश्चिम में थोड़ा चंपारण की सांस्कृतिक धरोहर के लिए आपको, ठीक है, आपने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा है तो अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी इसमें अरविंद मोहन जी आपको देते हैं। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है ये। देखिए, संस्कृति जो होती है वो जब मानवता का विकास होता है तभी आदमी अपनी संस्कृति से जोड़ता है। एक गरीब है जिसको खाना नहीं है, जिसको शिक्षा नहीं है, उसको संस्कृति से आप क्या जोड़िएगा? तो सबसे बड़ी हमारी जो चीज है कि वो सबसे बड़ी हमारी जो चीज है वो शिक्षा की क्वालिटी, कि हर गरीब के बच्चे को जो स्कूल जाता है अच्छी शिक्षा मिले। जैसा आपने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यही तो बैकबोन है, इंग्लिश। तो ये 4 शिक्षक तो होने चाहिए जो अच्छा वो जानते हैं उनको बनाएं। तो सबसे शिक्षा की गुणवत्ता हमारे हर बच्चों को मिले, ये सबसे जरूरी है हमारे विकास के लिए। हर बच्चे को मिले, हर गरीब को अच्छी शिक्षा मिले। वो नहीं है मास्टर जो वहां काम कर रहे हैं वो आज जैसे कह रहे हैं जाति धर्म सबके नाम पर बटे हुए हैं, उसी पर उनको नौकरी मिलती है। तो उनको गुणवत्ता को हमें बनाना, हमें उसकी गुणवत्ता को बनानी है। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आपने कही, स्वास्थ्य की बात में क्या जो गवर्नमेंट है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो हेल्थ है उसके बारे में ख्याल करना चाहिए। क्यों बीमारी हो रही है वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बीमारी की रोकथाम गांवों में शहरों में करावे। उसके लिए जरूरी है कि पेयजल अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नाली से ये होना चाहिए, सब साफ सुथरा होना चाहिए। तो प्राइमरी न्यूट्रिशन जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, उनको प्रोटीन मिलना चाहिए जिससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, हर बच्चे को 100% बच्चों को प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीजेज मिले। तो ये मिल रहा है क्या? पानी किस, देखिए सब पानी अशुद्ध पानी पी रहे हैं, वो पाइप का पानी पी रहे हैं जो कि उसमें सारे तरह के मिनरल हैं जो स्वास्थ्य को खराब करते हैं, वो आपके पास नहीं है। सफाई की व्यवस्था नहीं है। देखिए बेतिया शहर का अभी बारिश हो रही है, हर जगह नाली बंद है, पानी सब ये है। तो प्राइमरी स्वास्थ्य जो है ये बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट के होना चाहिए। तीसरी होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हॉस्पिटल और ब्लॉक हॉस्पिटल उसका डेवलपमेंट करें, वो जरूरी है। लेकिन अभी क्या है, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। अरे मेडिकल कॉलेज बनाने में बिल्डिंग बन गया, इतने पैसे खर्च हुए, वो प्रोफेसर पटना से आके बेतिया में पढ़ाते हैं, 2 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। कैसी एजुकेशन आप दे रहे थे? चंद्रमोहन राय मेरे साले थे, हैं वो हेल्थ मिनिस्टर थे, मेरे पास आए, वो मेरे पास आए, कहा कि मैं क्या करूं। हम के सुनिए, हेल्थ मिनिस्टर का काम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। बीमारी नहीं पैदा हो, पीएचडी भी आपके हाथ में है। आप पानी की सुविधा को कि शुद्ध पेयजल सबको मिले, गांव और शहर की सफाई की व्यवस्था हो सके, सब बच्चों को इम्यूनाइजेशन मिले, सब गर्भवती महिलाओं को भरपूर भोजन मिले, प्रोटीन वाली भोजन मिले। आप ब्लॉक के जो हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, उसमें अच्छे डॉक्टरों की तैयारी ये करें कि वो जाएं, उसमें सारी व्यवस्था रखें, छोटे मोटे ऑपरेशन सब वहां पर हों। सेकेंडरी जो बीमारियां हैं उसकी हमारे यहाँ ही इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आप इतना पैसा खर्च करते हैं? लेकिन क्या हुआ, अब देखिए मोतिहारी मेडिकल कॉलेज, बेतिया मेडिकल कॉलेज, सब जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं करोड़ों की। उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव है, इस चीज को हमें समझना होगा। इस चीज को हमें समझना होगा कि क्यों बन सर आपने आप लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छी चर्चा हुई है, जहां विजय नंदन शाही सर ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है, वहीं गुलरेज हुदा साहब ने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश से हमारी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है तो चंपारण का विकास हो सकता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी ने बताया
कि चंपारण में नील की खेती फिर से आवश्यक है और अच्युतनाथ तिवारी सर का यह शब्द रहा कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे शिक्षक हो। निश्चित रूप से इन सारे बिंदुओं पर अगर हम ध्यान देते हैं तो चंपारण का विकास निश्चित रूप से होगा। हम इस आशा और उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं कि यह सारी बात सरकार के समझ में आए, समाज के समझ में आए और हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। आप लोगों ने बिहार स्वाभिमान आंदोलन को अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी के प्रति मेरा आभार। नमस्कार। धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।